बराबर। तो जस्ट इन केस लास्ट क्लास में जो नहीं था मैं उनको बता दूं, हमने लास्ट क्लास में देखा था थर्ड लेयर का हमने पैकिंग किया था। अगर हम थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख रहे थे तो हमें HCP काइंड ऑफ पैकिंग मिल रहा था, दैट वाज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जब हम थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख रहे थे तो हमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिल रहा था, CCP, या उससे अपन FCC भी बोलते हैं, ABC काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि एक स्ट्रक्चर में भले वो HCP हो या CCP हो, सॉलिड का स्ट्रक्चर HCP हो या CCP हो, उसमें कितने नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे, टेट्राहेड्रल कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे। तो ये भी हमने लिखा था कि अगर n नंबर ऑफ पेयर्स है या n नंबर ऑफ एटम्स है आपके सॉलिड में, आपके सॉलिड क्रिस्टल में अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और उसका डबल यानी कि 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ये लिखे थे एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो मैंने वहां पे ये बस इतना बता दिया था कि ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है ये अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि हम एक FCC अरेंजमेंट देख रहे हैं, सबको सामने फिगर दिख रहा है प्रॉपर। ये जो एक सेल बनाना है ये एक यूनिट सेल है, सिर्फ एक यूनिट सेल है। आपको लग रहा होगा सर इसके अंदर तो बहुत सारे क्यूब्स दिख रहे हैं, ऊपर 4 नीचे 4 ऐसा दिख रहा है ना, बट एक्चुअली में ये एक FCC यूनिट सेल है जिसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। एक FCC यूनिट सेल है जिसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। आराम से इसको देखो, विजुअलाइज करो कैसे हो रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि एक ही यूनिट सेल है, क्योंकि देखो आपके कॉर्नर्स में 8 एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स में है। और FCC बोल रहे हैं मतलब हर फेस के सेंटर में होना चाहिए। तो ये फ्रंट फेस के सेंटर में, ये बैक फेस के सेंटर में, ये अपवर्ड फेस के सेंटर में, ये डाउनवर्ड के सेंटर में, ये लेफ्ट के सेंटर में, ये राइट के सेंटर में। ये एक ना एक्स्ट्रा एटम बना हुआ है, इसको इग्नोर करना। ये वाले लेकिन एकदम अलग अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि कभी भी अपन एज के सेंटर में नहीं बनाते हैं। इतने सारे टाइप ऑफ यूनिट सेल देखे, हम कभी भी एज के सेंटर में एटम रख रहे थे क्या? एज समझते हो ना, एज। अगर ये आपका एक क्यूबॉइड है तो दिस इज द एज। कॉर्नर्स तो पता है आपको, ये कॉर्नर्स होते हैं ना, दिस इज कॉर्नर, कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3, पीछे कॉर्नर 4 यहाँ पे ना, बट इनको हम क्या कहते हैं, एज। एज के सेंटर वाला हमने किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा। ऐसा पढ़ेगा अपन, या तो फेस का सेंटर या तो बॉडी का सेंटर एंड कॉर्नर्स, यहीं पे आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कभी भी एज के सेंटर में एटम प्रेजेंट नहीं होते। ये गलती से बना हुआ है डॉट, ठीक है, इसको इग्नोर मारना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमने इस फेस सेंटर क्यूबिक को 8 पार्ट में क्यों डिवाइड किया उसका मतलब समझो। ठीक है, ये एक ही फेस सेंटर यूनिट सेल है, उसको हमने 8 छोटे छोटे क्यूब, क्यूब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको दिख रहा है 8 क्यूब ना। हमने एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को 8 क्यूब्स में डिवाइड किया है, जस्ट टू स्टडी कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम करके ना यहां स्टडी करना है, ये इसी का थोड़ा सा जूम पार्ट है, सिर्फ इतने को लिया है। अब इसमें क्या हो रहा है देखना ध्यान से, एक ही क्यूब के 4 एटम मिलके, एक ही क्यूब के 4 एटम मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। दिख रहा है कौन कौन से एटम है? ये वाला कॉर्नर एटम, ये उसके ऑपोजिट वाला कॉर्नर एटम, डायगोनली ऑपोजिट वाला कॉर्नर एटम 2, ठीक है, फिर एक आपका ये एटम दिख रहा है, ये वाला, यहां देखो समझ में आएगा, एक ये दिख रहा है, एक उसके सामने वाला, एक उसी के फेस वाला दिख रहा है, और एक तीनों के सामने वाला वॉइड डायगोनल वाला दिख रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इसी चीज को, इसी एक क्यूब को ना जो यहाँ पे डार्क में बना हुआ है, उसी को उठा के यहाँ बना है, तो यहाँ आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है एवरीवन। एक तो है टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 क्यूब से मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, 1 2 3 और ये चौथा, इसी को तो बोल रहे थे ना टेट्राहेड्रल वॉइड। याद है टेट्राहेड्रल वॉइड? वन वाज ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कैसा बन रहा था, लाइक दिस, और इसके ऊपर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, समझ रहे हैं? 6 ऑक्टाहेड्रल, 6 एटम के बीच का जो वॉइड बन रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 4 एटम मिलके क्या बना रहे हैं,
टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है? तो ये वॉइड हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? लाइक दिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को 8 क्यूब में डिवाइड किए तो एक टेट्राहेड्रल टाइप का वॉइड यहां दिख रहा है। अब ऐसा ही तो और भी है ना, जैसे एक यहां है वैसे एक यहां पे भी, एक यहां पे भी, एक यहां पे भी, ऊपर भी, यहां भी है, यहां भी, यहां भी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं एवरीवन? हाँ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ है तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे भी है, पीछे भी है, यहाँ पे भी है, ऊपर भी है। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ आपको यहाँ पे क्यूब्स दिख रहे हैं उतने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। समझ में आ रहा है क्या? आप लोग को आ रहा समझ में तीनों? ठीक है, मतलब हमको इतना समझ में आ गया जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना उतने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो हमको पता है कि एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं? 4। एफसीसी में कितने एटम होते हैं? 4, एक कॉर्नर वाला और 3 आपके फेस सेंटर्स वाले। तो ऐसे ही आपके 4 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे, सॉरी डबल द नंबर ऑफ, डबल बोलते हैं ना अपन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 8 दिख रहा है आपको वॉइड यहाँ पे 8 वॉइड दिख रहे हैं कि नहीं? जैसे एक क्यूब को अपन ने फोकस किया, अब अगर आप पीछे वाले क्यूब को फोकस करोगे तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड वहां पे भी होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये पीछे वाले में भी होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये सामने वाले में भी होगा, और ऐसे ही चारों में 1 2 3 4 4 टेट्राहेड्रल वॉइड और होंगे ऊपर। समझ गए? यानी टोटल इस एक एफसीसी में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया? 8, जो कि किसके डबल है? 4 का डबल है। 4 क्या होता है? दे आर द नंबर ऑफ एटम्स। 4 इज द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, उसका डबल हो गया 4 × 2 8। समझ गए? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इफ देयर आर n एटम्स देयर आर 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ गए क्यों ऐसा बोल रहे थे? क्योंकि एक एफसीसी में 4 एटम होते हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होने चाहिए, और 8 हम दिखा दिए। एक एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं। क्लियर है सबको ये पार्ट? एवरीवन पक्का? आप तीनों को, सानिया, माही, वंशिका? यस सर। ये मैंने बोला ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है, पर अगर आप तब भी चाहो तो आप लोग एनसीईआरटी पे एक बार देख सकते हो, पेज नंबर 17 में, और आपकी बुक में भी दिया होगा एक्सप्लेनेशन शायद इसका, कि क्यों हम बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड डबल द नंबर होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। आप लोगों को दिखा होगा पेज नंबर 17 में, ये सेम डायग्राम वहीं का ही है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो वहां पे एक बॉक्स पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है ये चीज, बट आप लोगों ने क्योंकि लास्ट क्लास में सुना ऐसा कि डबल द नंबर होते हैं तो हम क्यों विश्वास करें? until and unless we see it, राइट? क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब n एटम्स हैं तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम्स से मिलकर बन रहा है? 6, ठीक ना? ऑक्टा है तो ऐसा तो ना कि 8 होगा, हाँ बन रहा है वैसा टाइप का शेप है ना, बट वो बना कितने एटम से है? 6 एटम से बना हुआ। ठीक है, अब वो 6 एटम कहां से आए? ठीक है, चलो फिर से एक एफसीसी लिए हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक दिख रहा है सबको? देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बॉडी के सेंटर में कोई एटम नहीं होता, एग्री करते हो उससे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बॉडी के सेंटर में कोई एटम नहीं होता, क्योंकि वो तो बॉडी सेंटर वाले में होता है, बॉडी के सेंटर में एटम। एम आई क्लियर एवरीवन? है ना? तो अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना रहे हैं। हमने एक एफसीसी लिया, ये पूरा एफसीसी, अगेन इस वाले को इग्नोर मारना, ठीक है सबको? ये वाला ये मिसप्रिंटेड है समझ लो, ठीक है? इसको इग्नोर मारना। अब ध्यान से देखना, ये जो बीच में आपको डार्क कलर का एक शेप दिख रहा है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है? और वो कैसे बना है? कौन से 6 एटम से मिलके ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है? ध्यान से देखना। हाँ, सारे फेस सेंटर से दिख रहा है? इधर का फेस सेंटर, ऊपर का फेस सेंटर, राइट साइड का फेस सेंटर, फ्रंट का, बैक का, डाउनवर्ड का, देख रहे हो? कौन से 6 आपके स्फीयर्स है? 1 2 3 4, सामने पीछे, ये 6 मिलके एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल ऊपर से है और एक ट्रायंगल नीचे से, ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। नीचे जो 3 स्फीयर रखे थे उनका एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाए, एक ट्रायंगुलर वॉइड, और ऊपर जो हमने 3 स्फीयर रखे उसका उल्टा ट्रायंगल वॉइड, यही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ संजय? ठीक है, तो अब देखो ये एक तो बन गया, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड गारंटी है।
बॉडी के सेंटर में, है ना। अब बाकी के कहां से आएंगे, देखो ये वही फेस सेंटर को वापस यहां बनाया है, तो एक एक ऑक्टाहेड्रल सबको समझ में आ गया कहां बन रहा है, बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, ठीक है ना। दूसरा कहां बनेगा, ध्यान देना, आपको ये एड्ज दिख रहा है सबको, ये वाला एड्ज जहां पे भी ये लाइन बन गई, दिस इज वन एड्ज, राइट। एड्ज अभी बताया था ना, एड्ज क्या होता है, कितने एड्ज होते हैं क्यूब में, बताओ तो, हाउ मेनी एड्जेस आर देयर इन अ क्यूब, 12। और कोई कुछ, कोई 8 भी बोल रहा था क्या, 8 कॉर्नर्स होते हैं, कितने होते हैं एड्जेस, हाँ काउंट कर लेते हैं अगर डाउट हो रहा है तो, देखो 1 2, पीछे के 2, 4 हो गए, है ना, 5 6 7 8, और नीचे के 4, 9 10 11 और 12, समझ गए एड्जेस। 14 कैसे वंशिका, 12 होगा, 12 एड्ज, ऐसे समझो कि 4 खड़े एड्ज हैं। अगर आपका, अभी वेट करना मैडम आ रही है, अगर आपका एक क्यूब है तो उसके 4 खड़े एड्ज हैं, है ना, फिर एक स्क्वायर ऊपर है उसके 4 एड्ज, एक स्क्वायर नीचे उसके 4 एड्ज, क्लियर है वंशिका, है ना, 12 एड्जेस है, ठीक है। तो अब मैं एक एड्ज को पकड़ रहा हूं, सिर्फ एक एड्ज को पकड़ रहा हूं, ध्यान देना इस एड्ज को, इधर है ना। अब इस एड्ज में भी देखो आपको एक ऑक्टाहेड्रल ओइड नजर आ रहा है, इस टाइप का नजर आ रहा है। अब उसमें कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है, आप तो बता सकते हो कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है इस ऑक्टाहेड्रल को बनाने के लिए, ध्यान से देखो। एक तो ये एटम इन्वॉल्व है, एटम नंबर 1, दिख रहा है, अरे हाँ है ना, ये है ना इन्वॉल्व। फिर एटम नंबर 2 दिख रहा है सबको, और एटम नंबर 3 दिख रहा है, ये तीनों इसी यूनिट सेल के पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, समझ में आ रहा है क्या, 3 हो गए, 3 और चाहिए, वो 3 उनको यहां से मिल रहे हैं, कोई और 2 यूनिट सेल्स है आजू बाजू वाले, वो भी तो मिलकर ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, सब तो जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। तो वहां के आपके कौन कौन से 3 स्क्वायर हो गए, और एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये, ठीक है। इसको इग्नोर करना, ये वापस एड्ज का सेंटर में आ गया क्या, ठीक है, जैसे ये था ना, सॉरी यहां नहीं, ये था जैसे, वैसे ही एक आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है, इसको छोड़ देना, इग्नोर करना, ठीक है। आपको 6 एटम 1 2 3 4 5 6, दिस 6 atoms are combining to give another octahedral word, क्लियर है। चलो अब एक चीज और मुझे बताना बस, अगर मैं 4 क्यूब्स को ऐसे ऐसे रख दूं, इमेजिन कर रहे हैं 4 क्यूब्स मेरे 1 2 3 4 ऐसे 4 पड़े हुए, ठीक है। एक का जो एड्ज है वो कितने को टच कर रहा है, चारों को टच कर रहा होगा, क्योंकि शेयर्ड बाय 4 ना, एड्जेस चारों को टच कर रहे होंगे। जैसे अपन कॉर्नर की बात करें कि कॉर्नर एटम 7 और का पार्ट है, वैसे ही एक क्यूब का एड्ज 4 और का पार्ट होगा, हुआ कि नहीं होगा, हाँ, मतलब ये जो एक एड्ज है ना, ये 3 और का पार्ट भी है, उसके बगल वाला, उसके सामने वाला, होगा ऐसा, है ना, क्लियर। और हमारे पास एड्जेस कितने, टोटल 12, है ना, मतलब 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऐसे बन रही होंगी, जैसे एक एक एड्ज एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना रहा है, वैसे ही ये वाला एड्ज भी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना रहा होगा, हाँ यार, वैसे ही ये पीछे वाला एड्ज भी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना रहा होगा, ये भी एड्ज एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना रहा होगा, ये भी, ये भी, ये दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, तो 12 एड्जेस हैं, तो हर कोई एक एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना रहा होगा, तो टोटल 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, और हर एड्ज 4 से कनेक्टेड है, मतलब एवरी एड्ज इज शेयर्ड बाय 4 मोर, तो एक का कितना पार्ट होगा यहाँ पे, 3, कहने को 12 वॉइड्स है, और इट इज शेयर्ड बाय 4 मोर क्यूब्स, तो हर एक के पानी में कितना जाएगा, 3 3 जाएगा, 3 13 है, और 3 13 है, मिल बांट के, ठीक है, क्योंकि वो एड्ज 4 और का पार्ट है,
तो हमें उस टोटल को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने आ गए? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक पहले से ही था जो उसका खुद का है, ये जो वॉइड है ना ये तो अपना इसका खुद का है, ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है, बट ये वाले वॉइड्स शेयर हो गए, समझ रहे हैं, क्योंकि एडजस्ट में बन रहे हैं। ये कहां बना है? ये बॉडी के सेंटर में बना है, तो खुद का वॉइड है उसका, बट ये सारे वॉइड्स एडजस्ट में बनेंगे। टोटल 12 एडजस्ट है, 12 वॉइड बनेंगे, हर एक एज 4 क्यूब से कनेक्टेड होता है, दैट इज व्हाई 12/4। कितने एटम हो गए, कितने वॉइड्स हो गए? 3 और 1 4। एफसीसी में कितने एटम होते हैं? 4, तो वॉइड्स भी 4। समझ गए? तो अपन ने क्या लिखा था कि इफ n नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एंड 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट। समझ में आ गया क्या? पीछे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में देखा कि कैसे 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड थे, और यहां हमने देखा कि कैसे आपके n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। क्लियर है एवरीवन? माही, सानिया एंड वंशिका, ठीक है ना? उसी पेज में नीचे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है? आप लोग कहना है ऐसा? बताया नहीं कि कितने वॉइड्स होते हैं, n और 2n लिखा हुआ है, और ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है, बट ये तो कहीं ना कहीं होगा कि अगर n नंबर ऑफ एटम्स हो तो 2n नंबर ऑफ कीनेस। In a closed packed structure, the number of tetrahedral bond is double the number of constituent particles. This is because every bond has 4 particles and there are 8 bonds around each particle. वो अपन यहाँ देख लीजिए कैसे 8 बॉन्ड होंगे, कैसे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, समझते रहो। क्लियर है? और वैसे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में लिखा है कि in a closed packed structure, the number of octahedral bond is the same as the number of constituent particles. ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, बट समझाया नहीं कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है आगे सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालना रेडियस ऑफ या रिलेशनशिप बिटवीन लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन radius of octahedral void, relationship between radius of octahedral void, relationship between radius of octahedral void, ब्रैकेट में स्मॉल r लिखना, स्मॉल r, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी तो हम छोटा सा एटम डाल सकते हैं ना, जिसका रेडियस स्मॉल r होगा। समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब एक छोटा सा छेद है जहां पे आप कितना एक छोटा स्फीयर डाल सकते हो, उसका रेडियस स्मॉल r, समझ गए? और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना किससे? एटम से मिलके बना है। 6 एटम कुछ इस तरीके से अरेंज थे, तब जाके वो ऑक्टाहेड्रल वाला वॉइड बना, गैप बना। तो हमारे एटम का रेडियस को कैपिटल आर लेंगे, जो कि बड़ा होगा, इसलिए कैपिटल आर ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या डिराइव करना चाह रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू डिराइव द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यूजिंग द रेडियस ऑफ एटम। देखो हर एटम का रेडियस सेम तो नहीं होता ना, हर एलिमेंट अलग अलग साइज का है, हर एटम का साइज अलग है, राइट? सही बोल रहा हूँ? मतलब आपने मान लो सोडियम एटम लिया, मैंने कैल्शियम लिया, ऑब्वियसली मेरा कैल्शियम जो है वो बड़ा है, तो मैं जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मैं जब कैल्शियम को ऐसे अरेंज करूंगा और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा उसका साइज में और आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साइज में अंतर होगा कि नहीं होगा? और वो किस पे डिपेंड करेगा कि मैंने कितने बड़े बड़े स्फीयर लेके स्ट्रक्चर बनाया है और आपने कितने छोटे स्फीयर लेके स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? तो एटम के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, एटम के रेडियस को, जिसके कारण वो वॉइड बना है। उन एटम्स को हमने इस फैशन में अरेंज किया ना, राइट? ऐसा नो, इस एटम को, ये 6 एटम को हमने इस फैशन में अरेंज किया कि वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना पाए, राइट? तो उस एटम के रेडियस को हम कैपिटल आर बोल रहे हैं,
और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अंदर बना है उसको उसके रेडियस को हम स्मॉल आर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो अगर आपको एटम का रेडियस पता चल जाएगा, अलग अलग एटम का रेडियस अलग अलग होगा, तो आप यहाँ पुट अप करके आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस निकाल लोगे। तो आप बता सकते हो कि हाँ उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन सा एटम घुस सकता है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अपन तो एक एग्जांपल लिखे ना, उसमें तो उसमें देख रहे थे ना कि एक एटम तो वॉइड भी ऑक्यूपाई कर रहा है। आप लोग को जो मैंने आज एग्जांपल दिया था एम और एन वाला, उसमें हमने क्या देखा कि एन इज फॉर्मिंग सीसीपी और एम क्या कर रहा है, इट इज कवरिंग 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एम उतना छोटा होगा ना कि उस वॉइड में घुस गया जाके। अगर एम उतना छोटा नहीं होता तो क्या घुस पाता? क्या नहीं घुस पाता। तो हम उसी रेडियस का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में। क्लियर है? तो हेडिंग क्या लिखी हो? रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ब्रैकेट में स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग कैपिटल आर, and radius of atom in close packing capital R। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाना। दिखने में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा दिखता है। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बनाया हूं, है ना, बट ठीक है ऐसा कुछ आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखता है। ये बीच में जो है ना, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, आपके 4 एटम्स है ये वाले, पूरे 6 नहीं दिखा रहा हूं मैं। 6 दिखाऊंगा तो फिर वॉइड कैसे दिखाएंगे अपन? वो तो छुप जाएगा ना अंदर। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसा कुछ बना लो डायग्राम। ये सब क्या होंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। दिख रहा है? और यहां जो मैं एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं, इसका रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, बन गया। ये ए बी और बी सी क्या है? हाँ, 2r तो है, वो तो दिख रहा है, आर और 2r। और उसके अलावा एच, क्या बोलते हैं अपन इसको? एच। अपन पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन किए ना तीनों, तो समझ में आना चाहिए कि ये आपका एक एच है, क्यूब का एच है। ठीक है, बना लिया डायग्राम सब? ठीक है, नीचे लिखना उसमें इन ट्रायंगल एबीसी। पहले अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कर रहे हैं ना। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, AB is equals to BC is equals to A, AB is equals to BC is equals to A। ब्रैकेट में चाहे तो आप लोग एज लेंथ लिख रहे हैं, एज लेंथ। ठीक है, AC अपॉन AB का रेशियो क्या होगा निकालो, AC अपॉन AB। पहले AC निकालो, AC। AC कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। हाँ, 2√2r। ए के टर्म्स में निकालो ना, ये ए, ये ए, तो AC कितना होगा? √2a होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू a square plus a square। तो AC will be equal to अंडर रूट में 2a स्क्वायर या फिर अंडर रूट 2a, ऐसा आएगा इसमें। हाँ, ये तो अपन किए ना पहले भी पाइथागोरस लगा के। ये क्या है आपका फेज डायगोनल है ना?
फिक्स डायगोनल का वैल्यू यही आता है √2 है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है AC अपॉन AB का रेशियो निकालना, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या है रेशियो AC अपॉन AB का? √2, हाँ √2, ठीक है। और AB आपका 2R है, AB 2R है ना, R प्लस R वो भी लिख लो, AB इज इक्वल्स टू 2R, AB इज इक्वल्स टू 2R। और AC को अपन R के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? R R R और कैपिटल R, 2R प्लस 2R लिख सकते हैं, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल R, लिखो उसको। AC इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल R। अब दोनों के रेशियो में डाल दो वैल्यू को, √2 आ रहा था ना वैल्यू, AC बाय AB क्या आ रहा था? AC बाय AB इज √2 और AC की जगह डाल देंगे अपन 2R प्लस R अपॉन AB की जगह डाल देंगे 2R, ऐसा कुछ होगा, देख रहे हो? ये क्लियर है सबको? ये 2 कैंसिल कर देना। अब कैपिटल R और R स्मॉल r के बीच में रिलेशनशिप निकालिए, 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R आएगा, फिर 1 को उधर लेके चले जाओ, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, वो माइनस हो जाएगा 1 से तो बचेगा 0.414। देखो ऐसा कुछ आ रहा है, स्मॉल r की वैल्यू बताना मुझे, 0.414 समझ में आ रहा है? सॉल्व करना, 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R आएगा इज इक्वल्स टू 1.414, ऐसा कुछ आएगा पहले तो सॉल्व करेंगे तो ये r बाय r 1 हो जाएगा, ये स्मॉल r बाय कैपिटल R आएगा इज इक्वल्स टू √2 1.414, याद रखिए। ठीक है, अब स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू, इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1.414 माइनस 1 आपका 0.414 आएगा, और फिर इसको इधर लेके जाओगे, ये तो निकाल रहे थे ना रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, समझ गए क्या? आप लोग के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना, वो 3 पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन और ये 2 R और R के बीच का रिलेशन। 2 मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी तो हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए किया है, अभी सेम चीज हम टेट्राहेड्रल में भी करेंगे, समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन? टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बन रही थी, हमने देखा ना कि जब अपन एक एफसीसी को 8 क्यूब में डिवाइड किए तो हर क्यूब में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था, याद आ रहा है? हर क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था, वो भी कैसा रहता था? लाइक दिस, ठीक है? ये वाला देख लो, क्लियर है? मतलब इसी डायग्राम के साथ चलते हैं अपन। सर एक डाउट है, सर एसी बॉडी डायग्राम है, फेज डायग्राम है? फेज डायग्राम, यहां बॉडी डायग्राम काम आएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड हेडिंग डाल लो, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, पूरा मत लिखो, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, स्मॉल r एंड कैपिटल R फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, small r and capital R for tetrahedral void। चलो इसका भी डायग्राम बना लेता हूं पहले। यहाँ AC क्या होगा आपका? फेज डायग्राम, ठीक है? और AD है आपका, AD नहीं, AD आपका वॉइड डायग्राम, ठीक है? बना लो इसको। यहाँ बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड बीच में, हर क्यूब के बीच में। मैंने बताया ना कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी के सेंटर में कुछ नहीं होता, क्या होता है? वॉइड होता है। क्या होता है?
एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, दो, ठीक है। तीसरा आपका ये एटम और ये एटम, चार एटम, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी पहले बॉय डायग्राम निकालते हैं, वही आएगा √2 है। बॉय डायग्राम निकालेंगे, √2a निकालो। ये ए है, ये ए है, ये निकालना है एसी। समझ रहे हो क्या? बताओ कौन सा ये वाला, ये एड्ज लेंथ है। स्मॉल ए मतलब एड्ज लेंथ होता है, और कैपिटल ए तो मैंने पॉइंट को नाम दिया है। कैपिटल ए इज द नेम ऑफ द पॉइंट, लैटिस पॉइंट है ना। और स्मॉल ए हर एड्ज का लेंथ है। जितने भी आपके एड्ज दिख रहे हैं ना आपको, 12 एड्ज, सबका लेंथ ए है, क्योंकि अपन क्यूबिक की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक सेल्स, राइट। हम क्यूबिक के बारे में बात कर रहे हैं ना इतने दिन से। हाँ चलो ठीक। तो क्या आया, AC इज इक्वल्स टू √2a आया। AC इज इक्वल्स टू √2a, सबका आया क्या? ठीक, नीचे लिखा फिर AC इज इक्वल्स टू R प्लस R, कैपिटल R प्लस कैपिटल R, दैट इज 2R। AC इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस कैपिटल R, कितना हो जाएगा? 2R, ठीक है। आगे लिखना, 2R को इक्वेट कर दो √2a से, क्योंकि अपन ऊपर √2a निकाले AC का वैल्यू। 2R इज इक्वल्स टू √2a होगा ऐसा। तो आपका कैपिटल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? √2a/2 या फिर a/√2, ठीक है। √2 कैंसिल हो जाएगा, या तो √2a/2 या तो a/√2, एक ही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट अब एडी की बात करते हैं अपन। एडी निकालेंगे, बॉल डायग्राम, ठीक है। तो ले लो, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एसीडी ले लो। इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी एडी क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा, लिख लो। AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। AC को अभी निकालो ऊपर, √2a, AC निकाले ना अभी, हाँ, √2a पुट कर दो। और CD क्या है? A, CD क्या है? A, एड्ज लेंथ, पुट करो वैल्यू। AD क्या आ रहा है? √3, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखो, आपका ये वाला कॉर्नर आइटम और ये वाला कॉर्नर आइटम, और बीच में है बॉडी सेंटर, जहां पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो आप ये बोल सकते हैं कि इस डायगोनल का आधा r प्लस स्मॉल r होगा, होगा ऐसा। ये आपका कंप्लीट डायगोनल है, यस और नो? इसके सेंटर में आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, जिसका रेडियस r है ना। तो इसका आधा मतलब यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दोनों कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगा कि नहीं होगा? कैपिटल R इसका रेडियस, आपके एटम का रेडियस, और स्मॉल r आपके वॉइड का रेडियस। समझ में आ रहा है? इसके एक लाइन लिख लो, ठीक है। लिखना नीचे, द टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ, वंशिका, माही, सानिया, समझ में आ रहा है? यस सर। क्या लिखिए? द टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट at the center of body diagonal AD, at the center of body diagonal AD, so that so half the length of the diagonal, so half the length of this diagonal, so half the length of this diagonal is equal to the sum of,
So half the length of this diagonal, AD का आधा length is the sum of radii capital R plus small r, R plus R, sum of radii R plus R, ऐसे लिखना बस, sum of radii R plus R। मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं AD by 2 is equals to R plus R, आया ना, तो लिख सकते हैं AD by 2 is equals to R plus R। ठीक है, अब AD का वैल्यू जो आपने ऊपर निकाला है, क्या निकाले हो, √3a/2 निकाले क्या, √3 है ना, अच्छा बाय 2 तो पहले से, ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, बस अब वैल्यू निकालना है R और R के टर्म्स में। अच्छा रेशियो निकालना पड़ेगा ना, तब मुझे R और R का वैल्यू मिलेगा। तब आ गया क्या यहाँ पर, √3a/2 यहाँ पे है ना, इतना R प्लस R है, और आपने ऊपर कहीं कैपिटल R का वैल्यू लिखा है, कैपिटल R कितना है, a/√2, बस इन दोनों का रेशियो निकालना, रेशियो निकालना, दोनों को डिवाइड कर, तब तो R और R का वैल्यू आएगा ना, मतलब रिलेशन आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक आपका इक्वेशन बना R प्लस R इज इक्वल टू √3a/2, ये तो ठीक है, और ऊपर आपने कहीं पे लिखा है ये वाला पॉइंट, दिख रहा है √3/2, ये दोनों दिख रहा है आप लोग को सबको, बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, √3/√2 स्मॉल r की वैल्यू, कैपिटल R के टर्म्स में नहीं, कैपिटल R के टर्म्स में ऐसा R की तो वैल्यू डाला है ना, a के टर्म्स में, सर लेफ्ट साइड में तो कैपिटल R है ना सर, तो फिर उसमें कैपिटल R की वैल्यू डालेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल r की वैल्यू, देख मैं क्या बोल रहा हूं समझ, R प्लस R अपॉन R इज इक्वल्स टू √3a/2 अपॉन ये ऊपर जाएगा तो R से डिवाइड करना, R से मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं, समझ गए, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के प्रूव कर, हां ठीक, तो ये 2 कैंसिल, ये a कैंसिल, तो और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू √3/√2। देखो इतना आ रहा है क्या सबका, ऐसे कुछ तो अपन पीछे भी कर रहे थे ना, बस अंतर ये था कि वहां पे था 1 प्लस r बाय r इज इक्वल्स टू 1.414, ये था पीछे वाला डेरिवेशन में 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1.414 था ना, फिर आपने 1 को उधर लेके गया तो 0.414 बचा था, फिर स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई थी 0.414 इनटू कैपिटल R आई थी, बस यहां पे अपन को क्या करना है, अब इसको माइनस कर दो और स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो कैपिटल R के नाम से, एलसीएम अगर लो और वैल्यू पुट कर दो, अगर नहीं जम रहा है तो 1.732 1.414 पुट कर दो ना वैल्यूज, इसको उधर लेके जाओ, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन √2, ऐसा आएगा, एलसीएम लेंगे तो आप इसको इधर लेके चलोगे, √2 आपका एलसीएम हो जाएगा, √3 माइनस √2 वैल्यू डाल दो यहाँ पे 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414, स्मॉल r बाय कैपिटल, बस इसको सॉल्व करना है, 0.225 0.225 कौन सा वॉइड बड़ा है, ऑक्टाहेड्रल बड़ा है ना, 0.414 इनटू r होगा, मान लो मैंने आपको सोडियम का एटम दिया, आपको भी सोडियम का एटम दिया है ना, क्या दोनों के ही स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल भी बनेगा, ऑक्टाहेड्रल भी बनेगा, बट ज्यादा स्पेस कौन लेता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि उसका रेडियस आपके एटम के रेडियस का 0.414 टाइम्स, और इसका रेडियस आपके एटम के रेडियस का 0.225 टाइम्स, समझ गए क्या, तो दो रिलेशन अपन आज डिराइव किए हैं, एक था फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉल r इज इक्वल्स टू, अभी जो निकाले अपन 0.225 कैपिटल R, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिलेशनशिप क्या हो गया 0.414, समझ गए क्या ये, और इसके पहले जो a और r का रिलेशन है ना, वो अपन पैकिंग एफिशिएंसी में निकाल चुके हैं, a और r का रिलेशनशिप, स्मॉल a और स्मॉल r, समझ रहे हैं क्या, वहां पे अपन स्मॉल r को एटम का रेडियस लेते थे, यहाँ पे अपन ने एटम के रेडियस को कैपिटल R ले लिया, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे स्मॉल r का क्या मतलब है,
इट इज द रेडियस ऑफ वॉइड, आपके वॉइड का रेडियस है, और वहां पे अपन ने स्मॉल आर को क्या लिया था, आपके एटम का रेडियस, कहां पे, पैकिंग एफिशिएंसी के, क्लियर है ना, पक्का। तो वहां पे अपन स्मॉल आर और ए यानी कि रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे थे, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे थे, और यहां हमने रेडियस ऑफ एटम और वॉइड के साइज के बीच में रिलेशनशिप निकाला। समझ गए दोनों पॉइंट, पक्का। आप लोगों को चाहिए तो ना एक समरी करके टेबल में आप लोग ना वो ए और आर का रिलेशनशिप भी लिख लो तीनों टाइप के पैकिंग के लिए, प्रिमिटिव, बॉडी एंड फेस सेंटर, ठीक है। ऐसा कुछ एक टेबल बना लो समरी जैसा। टाइप ऑफ यूनिट सेल ऐसा लिखना पहले, और सेकंड कॉलम में लिखना रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। पहला आपका प्रिमिटिव, सेकंड फेस सेंटर्ड एंड थर्ड बॉडी सेंटर। जो आज का छठवां क्वेश्चन था ना वो इसी के ऊपर था। अगर आपको ए और स्मॉल आर के बीच में रिलेशनशिप पता होगा तो आप ए का वैल्यू दिया होगा तो स्मॉल आर निकाल लो, एटम का रेडियस निकाल लो, ठीक है। तो पहले प्रिमिटिव में लिखो, प्रिमिटिव में क्या होगा, हाँ हाँ ओके, इसको बनाइए। प्रिमिटिव में लिख लेना a is equals to 2r, a is equals to 2r। वहां पे ना बॉडी के सेंटर में कोई एटम है ना फेस के सेंटर में कोई एटम है, तो सारे एटम्स आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2r लाइक दिस, एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2r, याद आ रहा है, क्लियर है। सेकंड फेस सेंटर में देखना, फेस सेंटर में अब फेसेस के बीच में आपके एटम्स आ गए ना, तो अब दोनों एटम आपस में, कॉर्नर के एटम्स टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, कॉर्नर के एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो यहां हमारा रिलेशनशिप आया था A इज इक्वल्स टू 4/√2r, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2√2r, हो जाएगा, क्लियर है। फेस सेंटर में और बॉडी सेंटर में, बॉडी के बीच में एक एटम था जो आपका क्वेश्चन था एक्चुअली सिक्स्थ वाला, है ना, तो वहां पे क्या रिलेशनशिप है, तो A इज इक्वल्स टू 4r/√3, एक बोला था ना 4r/√3, क्लियर है। देखिए ये भी रिलेशनशिप याद रखना, ठीक, ये अपन बनाए हैं पीछे पैकिंग एफिशिएंसी में, वही मैंने एक टेबल में बनवा दिया, ठीक है, क्योंकि जो मैंने आज 6 क्वेश्चन दिए थे ना उसमें 6th क्वेश्चन में ये वाला पार्ट यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैंने आज क्वेश्चन दिए थे ना ये आपके इंटेक्स क्वेश्चंस के पार्ट थे, कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। अब अपन अगला टॉपिक चालू करते हैं, हेडिंग डाल लेना इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस क्या मतलब होता है इम्परफेक्शन का, पहली बार वर्ड सुन रहे हैं क्या, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि इनका शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों ऑर्डर होता है, याद है डेफिनेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज तक एक जैसे दिखते हैं इसलिए उनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं, इट फॉलोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, whereas amorphous solids शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। कुछ दूरी तक उनके आपको अरेंजमेंट एक जैसे दिख जाएंगे बट बहुत लंबे तक उनका अरेंजमेंट एक जैसा
नहीं दिखेगा, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बट क्रिस्टलाइन में तो होता है। तो जब रेगुलर अरेंजमेंट है तो ये इम्परफेक्शंस कहां से आ गए? हेडिंग हुई है ना, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो ये इम्परफेक्शंस क्यों आए? तो देखिए क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, एक प्रोसेस अपन पढ़े क्लास 9th या 10th में, दैट प्रोसेस वाज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। याद है सबको क्रिस्टलाइजेशन? वेरी गुड, पढ़े ना क्रिस्टलाइजेशन, जहां पे हम अपने अगर फॉर एग्जांपल मैंने शक्कर को घोल दिया है, then we will heat it till saturation and then we allow it to cool। तो क्रिस्टल्स आ जाते हैं ना शक्कर के, आते नहीं आते? आपको पढ़े ना क्रिस्टलाइजेशन? अरे वो चाशनी बनाते हैं, कभी देखे हो? कभी घर में चाशनी बन रही होगी, तो चाशनी कैसे बनाते हैं घर में? एक तपेली में पानी लेते हैं, गंजी में पानी लेते हैं और जरूरत से ज्यादा शक्कर डालते हैं और बहुत गर्म करते हैं पानी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा शक्कर डिसॉल्व हो सके। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी शक्कर की बढ़ेगी पानी में, राइट? पानी उतना ही है बट टेम्परेचर बढ़ा के हम शक्कर की सॉल्युबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं, राइट? क्लियर है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, हम हीट दे रहे हैं और हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि हम पढ़े कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन अ एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। यहां तक क्लियर है? नाउ आप जब उस एक बार वो पूरा घुल गई शक्कर, बहुत ज्यादा गर्म हो गई वो चाशनी, आप गैस बंद कर दो ना, अलाउ इट टू कूल। अब दो तरीके हैं कूल करने के, एक आप हो सकता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ दिए कि चलो भाई धीरे धीरे ठंडा होकर रहेगा, मैं कुछ नहीं करता। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि एक बड़ी सी प्लेट ले ली, उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी डाल दिए और उस तपेली को उठा के उसमें रख दिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। दोनों कर सकते हैं ना। मान लो आपको जल्दी ठंडा करना होगा, उसको आपको खाना है, उसको तो इतना गर्म गर्म तो खा नहीं सकते, तो आप उसको जल्दी ठंडा कर दिए, और एक ने उसको छोड़ दिया कि आराम से ठंडा होने दो, आराम से प्रोसेस होने दो क्रिस्टलाइजेशन का। तो यहाँ पे दोनों में क्या हुआ, एक ने फास्टर रेट में क्रिस्टलाइजेशन करवाया, जिसने ठंडे पानी में डाल दिया उसका क्रिस्टलाइजेशन फास्टर रेट में होगा, और जिसने उसको ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया उसका क्रिस्टलाइजेशन स्लोअर रेट में होगा। क्रिस्टल्स दोनों के में बनेंगे, बट एक के में स्लो रेट से बन रहे हैं और एक के में फास्ट रेट से बन रहे हैं। तो द डिफरेंस इन रेट का, इसके कारण सॉलिड्स में इम्परफेक्शन आता है, क्रिस्टल्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये इम्परफेक्शंस हो सकता है किसी एक पॉइंट पे या किसी लाइन पे। हम हमारे पार्टिकल्स कैसे अरेंज रहते हैं, ऐसे लाइन से पार्टिकल अरेंज रहते हैं ना, लाइक दिस। समझ रहे हो क्या? अब मान लो यहां से एक पार्टिकल गायब है और यहां, तो ये बीच का पार्टिकल गायब हो गया, तो इसको बोलेंगे अपन पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। एक पॉइंट पे डिफेक्ट है, यहां तो पार्टिकल कहां गया? समझ रहे? वही तो डिफेक्ट है। कायदे से रेगुलर पैटर्न है तो एक स्फीयर यहां होना चाहिए था, बट वो नहीं है, यही तो डिफेक्ट है, यही तो इम्परफेक्शन है। समझ रहे हैं है ना? तो ये एक पॉइंट पे हुआ। मान लो ऐसे चलते गए अपन, ये दूसरा लाइन बनाए, ठीक है, ये तीसरा लाइन ही गायब हो गया, ये हो गया आपका लाइन डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? लाइन डिफेक्ट। जब डिफेक्ट किसी एक पॉइंट पे है तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, और अगर डिफेक्ट पूरे रो में है तो रो डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट कहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ वही लाइन और प्लेन। हाँ पॉइंट, ठीक। तो एक्चुअली हमें फोकस सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पे करना है, लाइन डिफेक्ट को नहीं देखना है। बट लाइन डिफेक्ट का समझ में आ गया मतलब क्या है, कि अगर एक पूरे रो में डिफेक्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे? एक लाइन डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। बट किसी पॉइंट पे डिफेक्ट है तो अपन उसे पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। और पॉइंट डिफेक्ट को ही हमको और डिटेल में पढ़ना है कि कितने टाइप के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। इम्परफेक्शन इन सॉलिड सब हेड डाल लिए ना, के बारे में लिखना नीचे। यही देखो, कई बार होता है कि ज्यादा हीट करने से भी एटम्स एस्केप हो जाते हैं, कुछ जो थोड़े से लूजली पैक होंगे वो एस्केप हो जाएंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि एटम के बीच में कुछ एक्स्ट्रा एटम्स और आ जाएंगे, इंप्योरिटीज। ये भी डिफेक्ट है, कहीं है कहीं नहीं है। तो रेगुलर पैटर्न में ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर है तो सब जगह होना चाहिए और नहीं है तो कहीं नहीं होना चाहिए, ये तो रेगुलर पैटर्न हो ना। अब ये इररेगुलर पैटर्न हो गया, यहाँ नहीं है ये एटम, यहाँ पे है 3 जगह, फिर यहाँ नहीं है, तो इसको भी एक तरह का डिफेक्ट बोलेंगे, ये भी पॉइंट डिफेक्ट है। कुछ कुछ पॉइंट्स पे है
ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को ना इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, ये साइट्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ये क्या है, वॉइड तो है ना ये, अगर चार स्फीयर रखे बीच में जगह बन रही है उसी को तो वॉइड बोलते हैं या गैप बोलते हैं। उसका एक और नाम है इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या बोलते हैं उसे अपन, इंटरस्टिशियल साइट्स। उस टाइप का भी एक डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट के बारे में एक लाइन लिखना नीचे। Although crystalline solids have long range order, although crystalline solids have long range order, although crystalline solids have long range order, yet crystals are not perfect. Yet crystals are not perfect. Yet crystals are not perfect. Full stop. This happens when this happens when this happens when crystallization process occurs at this happens when crystallization process happens at occurs at this happens when crystallization process occurs at faster or moderate rate, occurs at faster or moderate rate. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, broadly speaking, defects are of two types. Defects are of two types. Defects are of two types. First लिखना point defects, and second line defects. Point defect and second अपना line defect. ठीक है, इसमें नीचे लिखो, point defects are the irregularities. Point defects are the irregularities point defects are the irregularities or deviation from ideal arrangement. Point defects are the irregularities or deviation from ideal arrangement. ये दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, रेगुलर नहीं है तो कुछ इरेगुलरिटीज होंगी, समझ रहे हैं, है ना, या फिर जो दूसरा लिखे डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, ये तो डेविएशन क्या है, आइडियल अरेंजमेंट में। आइडियली अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए था, यहाँ एक एटम और होना चाहिए, बट उस आइडियल अरेंजमेंट से डेविएशन हो गया, मतलब एक एटम गायब हो गया, समझ रहे हैं, यहाँ एक रो गायब हो गई पूरी, तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, आइडियल अरेंजमेंट सब समझ गए ना, एक आदर्शवादी क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके पास कोई डिफेक्ट नहीं है ना, 1% का भी डिफेक्ट नहीं है, उसको अपन आइडियल अरेंजमेंट बोलेंगे, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स या तो पॉइंट में या तो लाइन में आता है। ठीक है, वही लिख रहे हैं अपन कि point defects are the irregularities or deviation from ideal arrangement around a point, around a point, around a point or an atom. पॉइंट बोलो या एटम बोलो, मतलब तो एक ही है ना, देखिए हर एक पॉइंट पे एक एटम है, इसे अपन लैटिस पॉइंट बोलते हैं, अपन जो क्यूब बनाते हैं ना उसके सारे कॉर्नर को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स, और हर लैटिस पॉइंट पे एक एक एटम, भले वो एटम और कहीं भी शेयर्ड है, फिर वो अपन अलग पढ़ चुके हैं, बीसीसी में एक ही एटम, दो ही एटम होता है, सिंपल में एक ही एटम होता है, एफसीसी में 4 एटम होते हैं, बट कहने को तो हर कॉर्नर में एक एक एटम है ना, कहने के लिए हर एक कॉर्नर में एक एक एटम है, भले वो एक कॉर्नर वाला एटम 7 और यूनिट सेल का पार्ट है। ठीक है, तो क्या लिखे, अराउंड अ पॉइंट और एन एटम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लाइन डिफेक्ट का डेफिनेशन लिखना, लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज
लाइन डिफेक्ट्स आर द इररेगुलरिटीज। अब यहां मैं वो नहीं लिख पा रहा हूं ना कि और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, मतलब एक ही है दोनों का। आप इररेगुलरिटी लिख के वही चीज बोलना चाह रहे हो, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। आप इररेगुलरिटी बोल दिए, एक वर्ड में काम हो गया अपना, या उसकी जगह आप लिख दो डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, वही मतलब होता है। समझ रहे हैं? मतलब अगर मुझे स्ट्रेट लाइन में चलना है ना, ये मेरा आइडियल अरेंजमेंट है, और मैं यहाँ से डेविएट हो गया, पाथ चेंज किया, तो या आप इसको इररेगुलरिटी बोलो या डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। ठीक है, तो मैं वो पार्ट नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखे? लाइन डिफेक्ट्स आर द इररेगुलरिटीज in entire row of lattice point, in entire row of lattice point। ठीक है, तो आप इन दोनों को मिला के क्रिस्टल डिफेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों के कारण आपका क्रिस्टल डिफेक्टिव हो गया है। क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं ना जिसको अपन, आपके में वो लैटिस डिफेक्ट करके लिखा हुआ है, वही चीज क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं ना इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इट इज नथिंग बट क्रिस्टल डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ दीज इम्परफेक्शंस आपका क्रिस्टल डिफेक्टिव हो गया है। क्लियर है? ठीक है, तो अपन पॉइंट डिफेक्ट को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अगला हेड डाल दो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, अपन लिखेंगे नहीं इसको, अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट कितने टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स तीन टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स, एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्री? सुने? this compound reaction positive balance। अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं कि अगर आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसके आगे जो नंबर्स होते हैं दे आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। याद है ना? तो बेसिकली स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको अपन स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। बेसिकली इट आल्सो डील्स विद द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मतलब ये ऐसे टाइप के डिफेक्ट्स होंगे जिसमें आपके कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगा। स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगा मतलब फार्मूला चेंज नहीं होगा। फार्मूला उस कंपाउंड का अभी भी वही रहेगा जो डिफेक्ट के पहले थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जिसमें फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, लेकिन अनइवन टाइप का डिफेक्ट्स होगा, जिससे हो सकता है कैटायन कम हो जाए या एनायन कम हो जाए। अगर कैटायन कम हो गए तो क्या होगा? रेशियो चेंज हो जाएगा ना। मान लो NaCl में रेशियो 1:1 का था, बट पहले 6 Na और 6 Cl थे, अब मान लो एक Na 2 Na निकले पर Cl एक ही निकला, तो अब रेशियो 1:1 का नहीं रहा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 5 पकड़ लो, चलो 5 होंगे ना, फिर 5 होगा, 5 Cl था 5 Na था, रेशियो कितना है? 1:1। हर एक Na के लिए एक Cl है, राइट? अब इधर से ना 2 Cl कम हो गए, इधर से एक ही Na कम हुआ, तो रेशियो चेंज हो गया, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब इसकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होगी। तो ऐसे डिफेक्ट जहां पे स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाए उसको अपन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और एक होता है इंप्यूरिटी डिफेक्ट। कुछ इंप्यूरिटी आ जाए आपके कंपाउंड में, मतलब NaCl है, पूरा क्रिस्टल NaCl का है, बट उसके अंदर बीच में कहीं ना स्ट्रोंशियम का आयन आ गया। स्ट्रोंशियम मतलब Sr2 पॉजिटिव, आपका स्ट्रोंशियम होता है, एक और एलिमेंट का नाम है, जैसे बेरियम। बेरियम स्ट्रोंशियम सब एक ही ग्रुप में है। बेरियम पकड़ लो, बेरियम तो सुने हैं। तो बेरियम ने जगह ले ली आपके इंटरस्टिशियल साइट्स पे या वॉइड्स पे, तो अब वो कहलाएगा इंप्यूरिटी, बिकॉज इट इज नॉट डिजायर्ड ना। आपके NaCl के क्रिस्टल में बेरियम 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो दैट इज द इंप्यूरिटी व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द क्रिस्टल। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम इंप्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। समझ गए? तो 3 टाइप के डिफेक्ट हम पढ़ेंगे आपके पॉइंट डिफेक्ट के अंदर, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इंप्यूरिटी डिफेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में अपन इंप्यूरिटीज खत्म करेंगे, इम्परफेक्शंस। थैंक यू। हाँ वो भी पढ़ेंगे, वो उसमें सब आपका। थैंक यू सानिया, वंशिका।